प्यारे साथियों, साइंस प्रैक्टिस सेट के तीसरे सेशन में आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो में जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन होंगे जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन बेस्ड और कन्फ्यूजन बेस्ड होंगे, जो हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ए 20 200 के बराबर होंगे, जो 200 से ज़्यादा डाउट क्लियर करेंगे और सीधा 200 सवाल से अधिक क्लियर पूछे जाने वाले सवालों को हम इसमें कवर करेंगे। चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले दो इम्पोर्टेंट बातें। पहला, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकेंड दिए जाएंगे। विद इन 5 सेकेंड आपको खुद से आंसर देने की कोशिश करनी होगी। दूसरा, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप हच स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले ऑन द टाइम आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लीनियर मोशन से संबंधित है, रैखिक गति से संबंधित है। बोलता है, एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर घंटा से 50 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है, तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए क्वेश्चन को समझना होगा। बोला क्या, एक कार है जो 20 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा था। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 20 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर घंटा। यानी इन्होंने अपना स्पीड को बढ़ाया, 10 सेकेंड में स्पीड को 50 मीटर पर घंटा कर दी। चलिए, अब दूसरा आता है डायमेंशन का बात। दोनों को हम लोग किस में लेते हैं, एसआई यूनिट में लेते हैं। तो एसआई यूनिट किसका पत्ती है, एम के पत्ती का। एम के कहने का मतलब क्या कि इसमें द्रव्यमान को हम लोग दूरी को किस में, मीटर में, द्रव्यमान को किस में, केजी में, और टाइम को सेकंड में। तो यहाँ पे क्या है, केजी किलोमीटर पर घंटा है। तो यहाँ पे दूरी का यूनिट क्या है, किलोमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करना होगा। अच्छा, और समय का क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए। यानी कि 1 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। चलिए, तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर, बट्टा में 1 घंटा में कितने सेकेंड होंगे, 3600 सेकेंड। नीचे सेकेंड आ गया। चलिए, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म। चलिए, 5 नीचे कितना आएगा, 18। यानी कि बोल सकते हैं कितना, 18 को इधर भेज देंगे तो 18 किलोमीटर पर घंटा इक्वल टू 5 इधर आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि 18 किलोमीटर पर घंटा इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। इसको क्यों याद रखना, क्योंकि ये यूनिट को चेंज करने में आसानी होगी। जैसे किलोमीटर पर घंटा को हम लोग सिंपली 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंजेस हो जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका यूनिट चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। चलिए, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 20 किलोमीटर पर घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इतना हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये कितना हो जाएगा, 100/18 मीटर पर सेकंड। चलिए, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 50 है। तो 50 में हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 250/18। चलिए, ये तो यूनिट चेंज हो गई। और मेरा टाइम भी दिया हुआ है किस में, सेकंड में, 10 सेकंड। चलिए, अब सारे जो है एसआई यूनिट के अंतर्गत हो गए हैं। डिस्टेंस को किस में, मीटर में, सेकेंड में कौन है, टाइम है, ठीक है। चलिए, हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ को। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो संवेग में परिवर्तन, संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी m इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो ये संवेग परिवर्तन हो गया। और दर बोलता है, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। तो दर आ गया, यानी कि नीचे टाइम आएगा, इसको बल बोलते हैं। m को कांस्टेंट कॉमन लेंगे तो v - e/t। इतना टर्म को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन, जिसको a से डिनोट करते हैं। यानी कि m इंटू इस टर्म को
एक्सेलरेशन यानी ये F इक्वल टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ से आता है। तो A का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन यानी त्वरण का क्या होगा, v माइनस यू बटा में t। चलिए, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितना चेंज करके लाए थे 250 बटा में 18 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल कितना था 100 बटा में 18। चलिए, और टाइम कितना है 10। देखिए 250 में से 100 जाएगा कितना होगा 150 बटा में 18, और यहाँ पे 10 है तो 10 से गुना हो जाए। चलिए 1 0 से 1 0, 15 बटा में 18, 3 से काट रहे हैं, 15 के 15 छतरी 18, यानी कितना आ गया 5 बटा में 6। तो 5 बटा 6 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 21 में है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। चलिए, अब हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन के प्रकार। देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना परिवर्तित हो रहा है टाइम के अनुसार में। अगर टाइम के अनुसार क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 10 था, फाइनल वेलोसिटी 10 से अधिक है, तो उसको क्या बोलेंगे कि मेरा बॉडी यानी कि यहाँ पे कार था, तो कार क्या वाला एक्सेलरेट हो रहा है यानी त्वरित हो रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे यू है अभी जो है से यहाँ पहुँच गया, यानी देख रहे हैं क्या वेलोसिटी कम गया, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी कम हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा जैसे v माइनस यू, तो v माइनस यू जब v ही छोटा हो गया और u बड़ा हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। तो माइनस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, जिसको हम लोग मंदक बोलते हैं, मंदन बोलते हैं, मंदन। ठीक है, मंदन त्वरण या मंदन भी बोलते हैं या डिसेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमने समझ गया। अब बोलता है क्या, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ के जैसे कार ने यहाँ से प्रारंभ किया, यहाँ चला, तो इसके बीच में जितने जो एरिया कवर किया, अगर इसका एरिया हम लोग निकाल देते हैं तो तय की गए क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, तय की गए विस्थापन। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी दिया गया, तो वेलोसिटी किससे रिलेटेड है, विस्थापन से। अच्छा, चाल दिया हुआ रहता या स्पीड दिया हुआ रहता तो क्या निकालते हैं, दूरी निकालते हैं। चलिए, यहाँ पे की पॉइंट आपको याद रखना है, किलोमीटर पर घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करा है तो 5 बटा में 18, क्योंकि हम लोग जनरल का स्टूडेंट है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ही याद रखेंगे, ऐसे याद नहीं रखेंगे कि 1000 बटा में 3600 मीटर पर सेकंड, ऐसे नहीं। ठीक है, चलिए, तो वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया, तो पहला ऑप्शन क्या है, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल। चलिए, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल के बारे में जानते हैं। तो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल ने क्या किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। उन्होंने ऐसा इसका किस लिए आविष्कार किया था, तो चट्टानों पत्थरों को तोड़ने के लिए उन्होंने यूज़ किया था, लेकिन आजकल इससे क्या जान माल की क्षति करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, विरोधियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा। ठीक है, तो डायनामाइट का आविष्कार कौन किया, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने ही ऐड किया है। चलिए, बोर एंड रदरफोर्ड ने ही परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया था, तो कब किया था, 1913 ईस्वी में। चलिए, एलेसांड्रो वोल्टा, नेक्स्ट ऑप्शन है एलेसांड्रो वोल्टा। तो एलेसांड्रो वोल्टा ने वोल्टियसल का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने किया था डायनेमो और ट्रांसफार्मर का आविष्कार 1931 में। चलिए, डायनेमो क्या करता है, डायनेमो एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अच्छा, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर जो है से एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, जिसको प्रवर्ती धारा बोलते हैं, इसकी वोल्टता को चाहे बढ़ाएगा या घटाएगा। जब बढ़ाएगा तो इसको बोल देते हैं क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जब वोल्टता को घटाता है तो इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे बारूद होगा,
पोटेशियम नाइट्रेट सल्फर एंड चारकोल से क्या बनता है, बारूद बनाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा बोलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह के आते हैं ऑप्शन में, किसे सोरा बोला जाता है। तो सल्फर को गंधक भी बोलते हैं। तो बारूद किसका मिश्रण है, सोरा, गंधक एंड चारकोल। सोरा किसको, पोटेशियम नाइट्रेट को। नेक्स्ट है वोल्टेज सेल क्या है, वोल्टेज सेल प्राइमरी सेल्स है, नॉन रिचार्जेबल है। ये प्राइमरी सेल्स है, ये नॉन रिचार्जेबल, मतलब एक बार इसका बैटरी लो हुआ तो इसको हम लोग बिक देंगे, यूज़ कर कर बिक देंगे, बैटरी खत्म हुआ तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसकी राशि है। यहाँ पे क्या है, 2 यूनिट है, एक किलोवाट इंटू घंटा। तो घंटा किसका यूनिट है, समय का। किलोवाट किसका यूनिट है, शक्ति का। चलिए ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या, शक्ति बराबर कार्य बटा में समय। तो समय को इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर शक्ति गुने समय। तो शक्ति का एक क्या है, किलोवाट गुणित समय, समय का घंटा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, किलोवाट इंटू घंटा। ये किसका यूनिट है, शक्ति का, शक्ति इंटू ये किसका है, समय का। तो शक्ति इंटू समय क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें क्या, नहीं, कार्य है ही नहीं। चलिए कार्य है ही नहीं, यहाँ पे ऊर्जा और ऊर्जा है। ठीक है, तो कार्य नहीं है तो क्या होगा, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा भी जो है क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता आ रहा है उसको ऊर्जा करें, यानी यहाँ बोल सकते हैं कि ऊर्जा भी क्या है, कार्य का ही एक रूप है। तो जो यूनिट ऊर्जा का हो वही कार्य का होगा। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊर्जा इज द राइट आंसर, ऊर्जा या कार्य। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में कौन है, ऊर्जा, तो ऊर्जा हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होता है, जूल। ठीक है, लेकिन जूल जो है से इस तरह से नहीं होता है कि किलोवाट घंटा को हम जूल बोल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। इसको कब बोलेंगे, वाट इंटू सेकेंड रहेगा तब। चलिए इसी को हम लोग बताते हैं कैसे, 1 किलोवाट घंटा, इसको हम लोग जूल में चेंज करें क्या, जूल यानी कि वाट इंटू सेकेंड, तो चेंज कर देते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, किलोवाट, किलोवाट बोला है, किलोवाट कहने का मतलब क्या, जैसे किलोग्राम रहता है, तो किलोग्राम रहता है तो 1 किलोग्राम में कितना, 1000 ग्राम। किलोग्राम मतलब क्या, 1000 ग्राम। उसी तरह से किलो वाट है तो 1000 वाट हो जाएगा, 1000 वाट। चलिए 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड। तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड को क्या बोलते हैं, जूल। चलिए तो 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या हो गया, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये जो है से बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये सारे फेमस क्वेश्चन है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं, ये भी डायरेक्ट पूछता है। चलिए नेक्स्ट है किसी ब्लॉक पे मान ले रहे हैं कोई ब्लॉक है जो ऐसे फर्श पे है, ठीक है। 10 न्यूटन का बल लगाने पर बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता है। मान ले रहे हैं यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहा है, फोर्स कोई भी मोटर लगाएगा, चाहे कोई इंसान भी लगा सकता है, ठीक है। ये बोल रहा है फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो बोल रहा है कि बल की दिशा में फोर्स के कारण 5 मीटर तक विस्थापित हुआ, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कोई हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स ए डायरेक्शन में है, तो इसी डायरेक्शन में जितना जो मूवमेंट होगा विस्थापन होगा, ठीक है, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज का जो विस्थापन होगा उसको मान ले रहे हैं एस है, न्यूटन हम लोग बल लगाए उतना, और जो ए एंगल बना, एंगल कौन सा है, जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स की दिशा तथा विस्थापन की दिशा, फोर्स हमने यहाँ लगाया, विस्थापित किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, विस्थापित इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स हम लोग ऐसे तिर रहे हैं लेकिन भाग रहा है इधर में, ठीक है। चलिए तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, वर्क यानी कि कार्य, जिसको W से सूचित करते हैं। चलिए तो क्या हो गया, बल इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा। थीटा क्या है, थीटा जो है से एंगल बिटवीन फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच का एंगल है। तो ये बोला है क्या कि उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है,
यानी कि बल ऐसे लगाया जा रहा है तो विस्थापित भी ऐसे ही हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों क्लोज कर रहे हैं, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। चलिए तो अब हम लोग वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, एफ इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। चलिए एफ कितना है 10 न्यूटन, क्या है 5। चलिए कोस थीटा, थीटा की जगह कितना है 0, तो कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 10 बचे 50, क्या हो जाएगा 50। ये न्यूटन है और ये जो है मीटर है, तो न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा 50 जूल, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ दिए थे कि बल किसको कहते हैं, कार्य में क्या क्या था, बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। चलिए तो बल था, तो बल किसको कहते हैं, तो द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को, यानी कि F इक्वल टू एम इंटू ए। एम क्या है द्रव्यमान, ए क्या है त्वरण। चलिए दूसरा था कार्य, कार्य क्या है बल इंटू विस्थापन, इसमें कोस थीटा भी हम लोग ऐड कर देते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है जिसकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न तथा परमाणु भार समान हो। तो जो हमको किस पे फोकस करना है इस तरह के क्वेश्चन में, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, आइसोभार, सम न्यूट्रॉनिक, सम इस समय। तो हमको किस पे सिंपली करना है फोकस, समान वाला पे। तो समान क्या बोल रहा है, परमाणु भार। चलिए अब इसको याद करने का हम थोड़ा सा सेंस लगाते हैं, फंडा आपको बताते हैं याद कैसे करना। जैसे यहाँ पे क्या है भार, क्या है भार, तो भार क्या आएगा, अगर समान परमाणु भार है तो उसको क्या लेंगे भार वाला, समभारिक। भार मतलब भार मतलब भार, ठीक है। तो जो समान भार होगा उसको क्या बोलेंगे समभारिक। चलिए एक तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, ठीक है। दूसरा है परमाणु संख्या समान हो। परमाणु संख्या क्या बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या कहने का मतलब क्या है, पी से क्या होता है प्रोटॉन, पी। तो यहाँ पे प जो है आ रहा है वो हो जाएगा क्या, परमाणु संख्या जिसका समान हो गया उसको आइसोटोप बोलते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट है न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं नाभिक में, तो न्यूट्रॉन की संख्या समान है, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पर भी n आएगा। चलिए परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर, तो यहाँ पर p होना चाहिए। चलिए मैंने हिंट दे रहा है कि ताकि आपको एग्जाम हॉल में कन्फ्यूज़न ना हो, बनाते समय कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो आइसो इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब मेन बात यहाँ पे निकल के आती है कि आइसो शब्द हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। तो आइसो शब्द जो है यूज़ करते हैं किसी को समानता दिखाने के लिए, बराबर दिखाने के लिए, ठीक है। चलिए अब हमको इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, आइसोटोप तो हो गया, आइसोबार भी हो गया, सम न्यूट्रॉनिक भी हो गया, सम इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया। चलिए तो परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है से बाकी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट है परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। चलिए द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है जो न्यूक्लियनों का जो भार होता है, यानी कि न्यूक्लियन में कौन कौन होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो वही हमको क्या निकल गया, द्रव्यमान संख्या। और सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रेडियो एक्टिव से है, रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियो एक्टिविटी से है। चलिए तो रेडियो एक्टिव किरण की भेदन क्षमता अधिक होती है। तो रेडियो एक्टिव किरण कौन कौन है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा, जिसकी खोज किसने किया है, रदरफोर्ड है, और उसका नामकरण भी किया है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब इसी में पूछ रहा है रेडियो एक्टिव किरण में कौन कौन आ गए, अल्फा बीटा और गामा किरणें। चलिए अब भेदन क्षमता किसकी अधिक होती है, भेदन क्षमता को यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर, भेदने की क्षमता, किसी सीट या कुछ भी को भेदने की क्षमता, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा क्या, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या, अल्फा किरणें। अल्फा किरणें पे क्या होते हैं,
अल्फा किरणें जो है से हीलियम परमाणु के सदृश होते हैं। इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं अल्फा किरणें पे। चलिए अल्फा पॉजिटिव या नेगेटिव इसको कैसे पता लगाएं, इसके लिए अब हिंट दे रहे हैं। जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, तो ए में यहाँ क्या आ रहा है, जोड़ टाइप का निशान यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, ए पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है। अच्छा बीटा में क्या आता है, बीटा में इस तरह से आता है, यानी कि ये वाला पॉइंट है इस तरह से, यानी बोल सकते हैं कि बीटा जो होता है माइनस होता है। ये जो है से याद करने का हिंट है। अल्फा, अल्फा मतलब यहाँ पे जोड़ बन रहा है, ठीक है। बीटा क्या, यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, माइनस की तरह निशान यहाँ पे आ रहा है बी में, इसलिए वो नेगेटिव है। चलिए तो बीटा कितने होता है, -1 होता है इस पे चार्ज, जो इलेक्ट्रॉनों के समान है। गामा किरणें, गामा किरणें पे कोई भी चार्ज नहीं होता, गामा किरणें पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। गामा किरणें की जो चाल होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम लोग क्या क्वेश्चन पे आते हैं, वेदन क्षमता। वेदन क्षमता मतलब प्रेटेटिंग पावर। वेदन क्षमता जो होता है गामा किरणें की सबसे अधिक होती है, अल्फा किरणें की सबसे कम। चलिए अब होता है आयनन क्षमता, आयनाइजेशन पावर, आयनाइजेशन पावर। तो वेदन क्षमता के जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, वेदन क्षमता किसका ज़्यादा है, गामा का, तो आयनन क्षमता सबसे कम हो जाएगा। अच्छा वेदन क्षमता सबसे कम किसका है, अल्फा का, तो आयनन क्षमता सबसे अधिक किसका हो जाएगा, अल्फा किरणें का। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सारे मैंने फेमस क्वेश्चन ही लिए जो डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जा सकता है, पूछा जाता ही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम। परमाणु बम, परमाणु को क्या बोलते हैं, एटम और ए बम। परमाणु बम की खोज यानी एटम बम की खोज किसने की। चलिए तो एटम बम की खोज किसने किया था, ऑटो हन ने। परमाणु बम की खोज किसने की, ऑटो हन ने। चलिए इसका सिद्धांत क्या है काम करने का, तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। हाइड्रोजन बम किस पे काम करता है, नाभिकीय संलयन पे, नाभिकीय संलयन में, मतलब कि छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक बड़ा परमाणु का निर्माण करेंगे। जिस तरह से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहाँ होती है, सूर्य की सतह पे। सूर्य की सतह पे क्या होती है, हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। सूर्य की सतह पर कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन। तो ये फेमस क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह पर कौन होता है रिएक्शन, तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन। चलिए हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन। अच्छा अब बोलता है कि परमाणु भट्ठी यानी परमाणु रिएक्टर, जहाँ पे हम लोग शोधन कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो क्रिया होगी, क्रिया जो होगी नाभिकीय विखंडन की, उसको हम लोग किस तरह से करेंगे, नियंत्रित करेंगे कि अनियंत्रित करेंगे, मतलब कि कंट्रोल में हम लोग रखेंगे कि अनकंट्रोल रहेंगे, आपे से बाहर नहीं ना, कंट्रोल में ही रखेंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिव किरण है। रेडियो एक्टिव किरण जो है से बहुत हानिकारक किरणों पैदा करती है, अल्फा बीटा गामा इसके अलावा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या चलते हैं, हाँ हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने, एडवर्ड टेलर ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। मैंने जो है से 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 ऑप्शन को मैंने पहले किया, उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं इनके बारे में थोड़ा बता दिया जाए। तो एडवर्ड टेलर क्या है, हाइड्रोजन बम के आविष्कार है। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या, सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले, E=mc²। अच्छा बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है तड़िक चालक। तड़िक चालक यानी इंग्लिश में बोलते हैं लाइट कंडक्टर। लाइट कंडक्टर जो नेचुरली प्राकृतिक जो गिरता है कंडक्टर, क्या उसको बोलते हैं, तड़का बोलते हैं। तड़का मलका जो गिरता है, लाइटनिंग होता है, उसका खोज किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़िक चालक किसके बना होता है, तो तड़िक चालक कॉपर का बना होता है। चलिए बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है।
ठीक है। बाइफोकल लेंस का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? यूज़ हम लोग करते हैं जरा दृष्टि दोष में। जरा दृष्टि दोष क्या होता है कि नहीं बुढ़ापा की स्थिति में क्या होता है, नहीं निकट की वस्तु अच्छे से देख पाते हैं, न दूर की वस्तुओं से देख पाते हैं, क्योंकि सिलियरी मांसपेशियों में ढीलापन आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर जो है परसेंटेज को यूज़ किया है और काइनेटिक एनर्जी को यूज़ किया है, दोनों को यूज़ किया। तो इसको समझने के लिए पहले हमको परसेंटेज को समझना होगा। जैसे कोई परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम लोग इसको फ्रैक्शन यानी भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, तो हम वो 100 से डायरेक्ट भाग देते हैं। तो ये कितना कट के आ जाएगा 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, 25% क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, एडिशन हो रहा था 25%। चलिए तो +1/4 आ गया, यानी कि 4 में +1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 5 हो गया। यानी कि अब जो है वेलोसिटी v2/v1। ठीक है। अब हो गया 5, पहले कितना था 4। अब हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के स्क्वायर के। चलिए तो वेलोसिटी का रेशियो दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए तो स्क्वायर करेंगे तो 25/16। ए इनिशियल हो गया, ए फाइनल हो गया। अब चेंजेस कितना हुआ वो निकाल लेंगे। तो चेंजेस कितना हुआ 16 9 25, 16 9 25, 9 चेंज हुआ इनटू क्रैमुल के तौर पे, यानी इनिशियल जो था से चेंज हुआ, वो इनिशियल जो था से इनिशियल कितना था 16 था। चलिए 4 से काटते हैं, 4 चौके 16, 21 से कटेगा 25, 25 9 225, 225/4। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा 5 चौके 20, ये कितना आएगा 6 चौके 24, 56.25 के लगभग आसपास आएगा। ठीक है। 56.25 इतना का क्या हो गया वृद्धि हो गया, एडिशन हुआ किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि वेलोसिटी में जब हम चेंजेस कर रहे हैं 25% को ऐड कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कितना एडिशन हो रहा है 56.25%। ठीक है, समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका अपनाते हैं। मान लेते हैं v1 कितना था 100, v2 कितना है 25% वृद्धि हुआ, मतलब कि 100 में 25 रुपया। परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 100 में, जैसे 5% बोलता है तो 100 में 5, तो ये 25% बोला है तो 100 में 25, तो अब कितना हो गया 125। अब क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है स्क्वायर में, तो कॉमन ले रहे हैं, इसको 25 से काट रहे हैं तो 25 चौके 100 25। ठीक है, पहले इतना ही आ जाएगा कितना 16/25। अब चेंजेस जितना आ रहा है उसको रख देंगे। चेंजेस कितना आ रहा है 9 इंटू 100 में जो इनिशियल था वो, क्योंकि हमको रिलेट किससे करना है इनिशियल से। इनिशियल से ही रिलेट करके बताना है कि अब कितना हो गया, कितना बढ़ा है। चलिए आई होप आपको ये समझ में आई होगी। काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं, किसी वस्तु में उसके गति या मोशन के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसको काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन माने होता है उत्सर्जित होना, बेकार चीज़ों को हम लोग उत्सर्जित करते हैं शरीर से। हम लोग बेकार चीज़ों को, जैसे मल मूत्र जो है, क्योंकि हम लोग क्या इसमें जितने भी तत्व जो है मिनरल या प्रोटीन जो था से हम लोग शरीर के अंदर विश्लेषण की क्रिया हो गया और जो बेकार बचता है उसको मल के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या होगा, ये अपशिष्ट पदार्थ हुआ, इसको उत्सर्जित हम लोग कर देंगे। तो अपशिष्ट पदार्थों का क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। चलिए तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने से कौन संबंधित है, उसी को ना इकाई बोलेंगे। चलिए ठीक है, मतलब उसका एक यूनिट है, उत्सर्जन की एक इकाई यानी कि यूनिट है। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला है न्यूरॉन, एक्सॉन, नेफ्रॉन, जीन। चलिए तो इसमें जो है न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका तंत्र की इकाई है।
तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक्सॉन, एक्सॉन क्या है? न्यूट्रॉन का एक भाग है, न्यूट्रॉन का एक भाग है, उसको एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? तो किडनी का इकाई है। अब हम बात करते हैं किडनी। किडनी, किडनी, किडनी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रेक। इसका जो है आकार होता है सेम के बीज के आकार का इसका आकार होता है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है? देखिए, लीवर में जो है क्या है? इसका यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया किस में ट्रांसफर होता है? किडनी में। किडनी में जो है उसका विश्लेषण होता है और वो यूरिन के फॉर्म में किस में जमा हो जाती है? यूरेटिन में, ठीक है। मूत्राशय में जाकर जमा हो जाती है और मूत्र नलिका द्वारा बाहर उत्सर्जित यानी बाहर निकल जाती है हमारे बॉडी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? किडनी क्या कर रहा है? उत्सर्जन का ही काम कर रहा है, उत्सर्जन से संबंधित है, यानी कि ये उत्सर्जन से क्या है? उत्सर्जन का ही एक यूनिट है। इकाई का मतलब क्या होता है? यूनिट। जैसे वाट था, सॉरी शक्ति था, तो शक्ति को हम लोग मापने के लिए कौन कौन सा यूनिट यूज़ कर रहे थे? वाट, किलोवाट, मेगावाट, कुछ भी कर रहे थे ना यूज़। उसी तरह से है कि उत्सर्जन, उत्सर्जन का कौन सा एक यूनिट है? तो यहाँ पे किडनी। अब किडनी का इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द राइट आंसर। उत्सर्जन तो होता है लेकिन उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको हम लोग अच्छे से मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। नेक्स्ट है, लास्ट था क्या? जीन। जीन जो है से अनुवांशिकी से, जेनेटिक्स से रिलेटेड है। जेनेटिक का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को। चलिए, मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र में यूरोक्रोम होता है जिसके कारण इसमें पीलापन होता है। अच्छा, मूत्र में गंध भी जो है किसके कारण होता है? तो यूरिया के कारण नहीं, मूत्र में यूरिया होता है इसके कारण गंध देता है। चलिए, मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये ऑप्शन था तो मैंने सोचा ये डाल दूँ। मानव शरीर में 23 जोड़ी, 23 जोड़ी मतलब 23 गो जोड़ी, 23 जोड़ी यानी कि दो दो का जोड़ा कितना है? 23 है। 23 जोड़ी, जोड़ी मतलब दो, टोटल कितना? 46, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र मतलब, गुणसूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। गुणसूत्र को क्रोमोसोम भी बोला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, 23 जोड़ी तो होते ही हैं, ठीक है, जिसमें एक एक जोड़ी होता है, उसमें क्या क्या होता है? लिंक क्रोमोसोम। लिंक क्रोमोसोम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है से, ठीक है, गर्भाशय में जो है, गर्भाशय में बच्चा जो है से क्या होगा? बॉय होगा या गर्ल होगा, लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण कौन करता है? लिंक क्रोमोसोम। चलिए, तो लिंक क्रोमोसोम क्या क्या होता है? पुरुषों में होता है XY एंड महिलाओं में XX। सेम तरह के कौन होते हैं? महिलाओं में। चलिए, अब हम लोग क्राइटेरिया को जान देते हैं। लड़का कब होगा? लड़का जब होगा X एंड Y के कारण। चलिए, तो X एंड Y यानी कि मान रहे हैं महिला, यानी कि बच्चे जो होने वाला है उसकी माता जो इसे क्या देगी? हमेशा X ही देगी। अब डिसाइड करेगा कौन? पिता डिसाइड करेगा। वो X देगा तो क्या होगा? XX मिलेगा तो लड़की हो जाएगी। अगर ये Y दे रहा है तो X इसके पास है, इसके पास Y हो जाएगा, यानी X और Y होगा तो लड़का यहाँ पे होगा। यानी कि टोटली जो है किस पे डिपेंड है? पुरुष पर डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे होता है? इमेजिनरी होता है, सिर्फ हमको आभास कर सकते हैं, ठीक है, एहसास कर सकते हैं। चलिए, समतल द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है उस किस तरह का बनता है? तो एक काल्पनिक है, इसको हम लोग सिर्फ एहसास कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। चलिए, वस्तु के बराबर, ये पसर्विक रूप से उल्टा। पसर्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब है कि जब आप बायां हाथ उठाएंगे तो दर्पण में दिखेगा, लगेगा कि वो दायां हाथ आप उठा रहे हैं, लेकिन रियल में आप बायां हाथ उठा रहे थे। तो ये क्या हो गया? लैटरल इन्वर्स हुआ, ठीक है, लैटरल इन्वर्स हुआ, जिसको मिररिंग भी बोलते हैं। मिररिंग ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है, यदि व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए?
मान लीजिए कोई व्यक्ति है अपना प्रतिबिंब पूरा देखना चाहता है हाइट का, तो उसका कितना हाइट का वो दर्पण लाए ताकि उसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब दिख जाए। तो अपने हाइट का आधा लाना चाहिए, कम से कम आधा होगा, आधा से ज़्यादा होगा तो भी दिखाई देगा, लेकिन आधा से कम होगा तो संपूर्ण प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। नेत्र लेंस पे पड़ने वाली किरणों का नियंत्रित कौन करता है? तो किरणों का जो पड़ने का नियंत्रण है वो कौन करता है? चलिए, तो यहाँ पे परितारिका एंड आइरिस, परितारिका को आइरिस भी बोलते हैं, ठीक है। इस समय कंफ्यूज नहीं होना, नेमिंग में परितारिका को आइरिस भी बोला जाता है। चलिए, तो परितारिका क्या है? आँख का रंग, आँख का निर्धारण कौन करता है? यही आँख का रंग क्या होगा वो निर्धारण कौन करेगा? आइरिस निर्धारण करेगा आपका आँख किस तरह का है, ठीक है। बहुत कम लोगों का भूरे रंग होते हैं, जैसे ऋतिक रोशन का है, ऋतिक रोशन का है तो उनमें क्या होगा? उनका आँख का आइरिस का कलर उस तरह का है, तभी उनका आँख उस तरह का दिखता है। मेरा भी आँख जिस तरह का दिखता है, ठीक है, उसमें वैसा ही कलर किसका होगा? आइरिस का। यानी कि आइरिस का कलर ही डिसाइड करता है कि मानव आँख का कलर कैसा होगा। आँख का कलर बोले तो सिंपली आइरिस का कलर। चलिए, नेक्स्ट है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया को ही हम लोग दे देते हैं किस में? नेत्रदान करने में। ऐसा नहीं है कि पूरे आँख को हम लोग एक मानव से दूसरे मानव में ट्रांसफर करते हैं, ऐसा नहीं, सिर्फ कॉर्निया पार्ट को निकाल कर दूसरे में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो नेत्रदान में कौन दिया जाता है? तो नेत्रदान में दिया जाता है वो है कॉर्निया, नेत्रदान में कॉर्निया। ये सब क्वेश्चन फेमस है, इसको भूलना नहीं है। परितारिका किसको? आँख के रंग को डिसाइड करेगा। चलिए, नेक्स्ट है पुतली। पुतली हमेशा काले रंग की होगी, इसमें कोई शक नहीं। दृष्टिपटल या रेटिना, दृष्टिपटल या रेटिना, दृष्टिपटल जिसको हम लोग रेटिना भी बोलते हैं, दृष्टिपटल हिंदी में, एंड इसको रेटिना। पटल क्यों बोलते हैं? कि ये जो लेयर है आँख का सबसे भीतर वाला जो परत होता है जिसपे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ये जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? रियल में जो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब उसका एक्चुअली में बनाता है वो उल्टा एंड छोटा और वास्तविक बनाता है। लेकिन वो मस्तिष्क उसको किस तरह से महसूस करता है और दिखाता है? सीधा एंड बड़ा। आप भी बोलेंगे कोई वस्तु को हम लोग देखते हैं तो सीधा है तो सीधा ही दिखता है और रियल में भी सीधा ही रहता है। तो यहाँ गड़बड़ कहाँ होता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, सॉरी उल्टा एंड छोटा प्रतिबिंब बनाता है रेटिना, लेकिन उसको मस्तिष्क सही करके दिखाता है एंड बड़ा दिखाता है। जैसा वस्तु था वैसा ही दिखा देता है फाइनली क्या? मस्तिष्क। तो ये चीज़ों को याद नहीं भूलना है कि जो एक्चुअल में प्रतिबिंब बनता है वो क्या है? तो उल्टा एंड छोटा एंड वास्तविक। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। ये उतना फेमस नहीं है लेकिन ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, उल्टा छोटा एंड वास्तविक। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क प्रतिबिंब को दिखाता है सीधा एंड बड़ा। प्रकाश के रंग का निर्धारण मानव आँख में कौन करता है? रंग का निर्धारण, जैसे हम लोग रंग को देखते हैं तो उसका निर्धारण कौन करेगा कि कौन सा कलर? तो ये शंकु कोशिकाएं। रंग का निर्धारण कौन करता है? आँखी से देखकर हम बताते हैं कि वो इस रंग का है, तो इसका कौन सा नियंत्रण करता है? तो शंकु कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं ही बताती है। नेक्स्ट है मानव नेत्र की स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। ये बहुत क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 25 सेंटीमीटर आपको फंसाता है क्या? 25 मीटर, 0.25 मीटर इस तरह के देखें, लेकिन ये होता है क्या? 25 सेंटीमीटर में। इसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य में निश्वास में वायु के ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा? चलिए देखिए, हम लोग क्या करते हैं? ब्रीथ इन करते हैं। ब्रीथिंग मतलब कि सांस को अंदर लिए, फेफड़ा में अंदर गैन की किसके द्वारा से? तो नाक ट्रैकिया को होते हुए। चलिए अब हम लोग फेफड़ा को सिकुड़ा रहे हैं तो बाहर निकल रहा है कौन सा? एयर। मेरा वायु जो है से बाहर निकल रहा है, तो इसी में बोलता है कि जब ये जा रहा था तो इसमें ऑक्सीजन कितना है और आ रहा है तो इसमें ऑक्सीजन कितना है।
तो ऑफकोर्स हम लोग बोलेंगे कि जाने वाला में ज़्यादा होगा। तो जाता है कितना, 21% ऑक्सीजन को हम लोग इन करते हैं और 17% ऑक्सीजन बाहर जो है से जाने वाला वायु में होता है। ठीक है, चलिए देखिए, जब सांस लेते हैं हम लोग तो फेफड़ा का आकार क्या होता है, बढ़ता है, फैलता है। फैलता किसके कारण है, तो ये डायफ्राम के कारण। डायफ्राम का आकार बढ़ता है जिसके कारण फेफड़ा जो है बड़ा हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग जब छोड़ते हैं तो क्या, डायफ्राम सिकुड़ता है, इसके कारण फेफड़ा भी मेरा सिकुड़ जाती है। श्वसन एक कैसी क्रिया, श्वसन एक धीमी प्रक्रिया, श्वसन धीमी धीमी होता है। चलिए, एक स्वस्थ व्यक्ति कितना बार करता है, इन करेगा एंड आउट करेगा, तो उसको हम लोग एक गिनती करेंगे। ठीक है, इन किया और आउट कर दिया तो उसको हम लोग एक गिनती कर रहे हैं। तो इस तरह से एक दिन में वो कितने एक मिनट में, एक दिन में तो बहुत बार करेगा, एक मिनट में कितना बार करेगा, 16 से 18 बार, 16 से 18 बार। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना, 16 से 18 बार यही रेंज है इसका सांस लेने का। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास मतलब सांस इन करना, उच्छ्वास मतलब छोड़ना, तो इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। ठीक है, मछली किस अंग से श्वसन क्रिया, तो गिल्स है, उसमें गलफड़ा होता है। मछली में गलफड़ा हो जा जो पानी से ऑक्सीजन को निकालता है, पानी से ऑक्सीजन को निकालता है, जिसका प्रयोग वो श्वसन करने के लिए करता है। हम लोग डायरेक्ट किससे लेते हैं, वायुमंडल से, यानी वातावरण से हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों छोड़ सकता है, दोनों इन भी कर सकता है, दोनों छोड़ भी सकता है। तो ये क्या है, हरे पेड़ पौधे। दिन में क्या करते हैं, दिन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो जीवधारी छोड़ते हैं वो लेता है पेड़ पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड इन करके ऑक्सीजन देता है। लेकिन रात में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। इन कौन किया, ऑक्सीजन। ये रात के केस में, इसलिए बोला जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है कि रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। तो यही कारण है, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन लेता है, हम भी ऑक्सीजन ही गेन करते हैं, मनुष्य भी ऑक्सीजन ही गेन करता है, और रात में पेड़ पौधे में ऑक्सीजन करते हैं। तो उस एरिया जो होगा, पेड़ के नीचे का एरिया होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल घटने लगेगा। तो आपको लगेगा जैसे चिड़चिड़ा टाइप का लगेगा और आपको घुटन टाइप का महसूस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अच्छे से आपको पूर्ति नहीं मिल पा रही है ब्रीथिंग के लिए, जो एक मिनट में 16 से 18 बार होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध से। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करती है। चलिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है क्या, यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं, विद्युत धारा के जो प्रवाह है उसका विरोध करेगा। विद्युत धारा का प्रवाह कहने का मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, उसको कितना वो रोक पा रहा है, कितना रोक पा रहा है, कौन, कंडक्टर एंड उसका मटेरियल। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कितना रोक पा रहा है, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। चूँकि जो है से इलेक्ट्रिसिटी से हुआ, इसलिए हम लोग विद्युत इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं, यानी विद्युत प्रतिरोध। चलिए, इतना तक तो सही है कि जो अपोज करेगा उसको रोकेगा, उसको रेजिस्टेंस यानी कि बैरियर, रोकने वाला। चालक के तार की लंबाई पे बिल्कुल सही है। प्रतिरोध जो है से क्या होता है, इतना एंड, ठीक है, इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्रतिरोध का। चलिए, लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो किस पे, लंबाई पर भी निर्भर किया। अगर हम क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब है कि ये चालक तार है, तो इसका क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन मतलब इसका मोटाई होगा तार का मोटाई, उसका एरिया ए। जब हम लोग इसका मोटाई बढ़ा रहे हैं, तो मोटाई बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नीचे वाला पोर्शन बड़ा हो जाएगा, यानी कि अपोजिट है मतलब कि जब बढ़ाएंगे तो घटेगा। लेकिन लंबाई में क्या था, लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस बढ़ना मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ना अच्छी बात है। रेजिस्टेंस मतलब क्या, कि अपोज ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कितना रोक रहा है। अगर ये कम होगा तो कम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेगा, यानी कि मेरा जो है
से इलेक्ट्रिक करंट जो है अधिक प्रवाहित होगा। इलेक्ट्रिक करंट बोले तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। चलिए, तो ये ताप पर भी निर्भर करता है। ये कंडक्टर यानी चालक के मटेरियल के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी आंसर। विद्युत प्रतिरोध, अच्छा यहाँ पे आपको एकदम कंफ्यूज करेगा, जो कोई भी टीचर आपको क्लियर यहाँ पे नहीं कर पाता है, कोई ना कोई डाउट छोड़ ही देता है। चलिए मैं इसको अर्ज करता हूँ। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मतलब क्या होता है? ओम। ओम, चलिए ओम्स लॉ जो है से दिया था किसने? ओम्स ने। वो क्या कहता है कि जब चालक का ताप अस्थिर हो, टेम्परेचर स्थित हो, टेम्परेचर जो है से चेंज नहीं हो रहा है चालक में, तो उसमें क्या होगा? उसमें जो होगा विभवांतर जो होगा से आई इंटू आर, विभवांतर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। चलिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो उसी कांस्टेंट को उन्होंने R दिया था, यानी रेजिस्टेंस दिया था। ये रेजिस्टेंस चूँकि इलेक्ट्रिक करंट के आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा विद्युत प्रतिरोध कैसा है? मतलब ओम। सबसे कम प्रतिरोधकता किसका होता है? चांदी का। चलिए हम लोग समझते हैं पहले क्या, हाँ प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, VT इसमें है तो इसमें भी VT आएगा, कंडक्टिविटी। यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, याद नहीं रह पाता है, कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे VT है, कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टिविटी को जो उल्टा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। ठीक है, अच्छा रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। रेजिस्टेंस, टेंस यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस, टेंस, तो यहाँ पर भी टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस का अगर हम उल्टा करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस है तो यहाँ कंडक्टेंस। अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग रेजिस्टिविटी रखते हैं, रेजिस्टिविटी रखते हैं, तो रेजिस्टिविटी रखेंगे हम लोग तो क्या होगा? कंडक्टिविटी। यही कॉन्सेप्ट क्लियर सब नहीं कर पाते, तो याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि 1 बाय रेजिस्टेंस तो क्या होगा? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस यहाँ तो यहाँ पर भी टेंस। 1 बाय रेजिस्टिविटी यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी तो कंडक्टिविटी। चलिए ये चीज़ें हो गए क्लियर। रेजिस्टिविटी किसको क्या होता है? ओम मीटर। अच्छा रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम। इतना तो हो गया क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता किसका होता है? प्रतिरोधकता, ठीक है, तो चांदी का। चांदी का सबसे कम होता है, यानी कि ये फ्लो को कम अपोज कर रहा है, सबसे कम कर रहा है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? अच्छा चालक बोलेंगे। यानी कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का चालक कौन है? चांदी। जिसका रेजिस्टेंस कम हो उसको हम लोग अच्छा चालक मानेंगे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए ताकि ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, बाह्य कर्ण, बाहरी कान। देखिए कान में 3 भाग होते हैं, एक भाग जो हम लोग बाहर देखते हैं, एक मध्य और बीच में जो है इस तरह का होता है। तो ये जो है से अंदर भाग है जिसको हम बाहर से छू नहीं सकते हैं। ठीक है, ये मेरे बॉडी के अंदर है। ये जो है से जॉइंट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मध्य भाग। ये जो है से बाहरी पॉइंट, बाहरी पॉइंट जो बाहरी है जिसको हम लोग पकड़ सकते हैं, मनुष्य पकड़ सकता है। चलिए तो उसी में बोलता है कि कठोर एंड लचीला भाग। कठोर एंड लचीला भाग किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कार्ट्रिज, जिसको हम लोग उपास्थि हिंदी में बोलते हैं। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, कार्टिज, कार्टिलेज एंड उपास्थि। चलिए अब ए ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया तो सोचा इसके बारे में बता दूं। टेंडन, टेंडन क्या है? मांसपेशी एवं अस्थि का ज्वाइंट पॉइंट। ये भी कंफ्यूजन आपको बहुत करता है कि मांसपेशी से अस्थि जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, और अस्थि से अस्थि जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे। अस्थि से अस्थि जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे? तो ये दोनों सेम चीज़ है। अस्थि से अस्थि तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिगामेंट। और जब मांसपेशी से अस्थि जुड़ेगा तो टेंडन। टेंडन,
ठीक है, इसको आपको याद रखना क्या, अस्थि से अस्थि तो लिगामेंट, एंड मस्तिष्क और मांसपेशी और अस्थि तो उसको टेंडन। अच्छा, बोन क्या है, तो बोन में ज़्यादा जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। ठीक है, ये ठोस संयोजी ऊतक है। बोन क्या है, बोन मैंने हड्डी, हड्डी क्या है, संयोजी ऊतक है। चलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट सब क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं वन लाइनर में ऑब्जेक्टिव के तौर पे। चलिए नेक्स्ट है, जूल किसका मात्रक है। जूल किसका मात्रक है, तो जूल जो है हम लोग जानते हैं कि कार्य का मतलब है, न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल बोलते हैं। चलिए, न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। और कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, यानी कि कार्य भी ऊर्जा का ही एक रूप है। जो इसका यूनिट होगा वो इसका रूप होगा। ठीक है, चलिए जैसे, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए, तो इसमें क्या होगा, कार्य का तो होगा ही, मैकेनिकल वर्क इसका भी होगा, मैकेनिकल एनर्जी इसका भी होगा। अब ऊर्जा आ गया है, तो ऊर्जा हो चाहे ऊर्जा का बेटा हो, सबको जो है एक ही में ना हम लोग यूनिट में मापेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा का दो प्रकार है, गतिज ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा। जो ऊर्जा का होगा यूनिट तो गतिज ऊर्जा एंड स्थैतिक ऊर्जा का होगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें से क्या हो जाएगा, सभी, इनमें से सभी। एक बिगेस्ट कॉन्सेप्ट निकल के यहाँ पे आया, क्या, आंतरिक कार्य या आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा, कोई भी बोले तो उसका क्या होगा, जूल ही होगा। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं क्या, कैलोरी। कैलोरी, ऊष्मा का यूनिट कौन सा होता है, कैलोरी, ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा, ऊष्मा का हम लोग क्या होता है, कैलोरी। एक कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल। ये 4.2 से कम ही होता है, लेकिन हम लोग 2 लेते हैं, 1.13 कुछ ऐसे होकर के होता है। ठीक है, इसका डाटा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, 4.2 जूल लगभग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सारा जो है लिखे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, कार्य का सीजीएस यूनिट क्या है, तो कार्य का सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग। ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। कार्य का सीजीएस यूनिट कौन सा है, अर्ग। अच्छा, ऐसा यूनिट कौन सा है, जूल। ये सिर्फ नाम दिए गए हैं, लेकिन रियल में कौन से होंगे, रियल में वही होंगे जो सीजीएस। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और इसको सेकंड में। एसआई यूनिट मतलब एमकेएस पत्ती। एमकेएस मतलब क्या, मीटर केजी सेकंड को फॉलो करता होगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप। तो ये सब सिर्फ नाम है। जैसे हम लोग एसआई यूनिट में देखते हैं तो कार्य क्या होता है, बल इंटू क्या होता है, विस्थापन। तो बल का हम लोग क्या लिखते हैं, केजी, मास इंटू एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक क्या है, डिस्टेंस का है, तो यहाँ पर भी मीटर ही होगा। चलिए, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, जूल। इसी तरह से अर्ग किसको बोलेंगे, सीजीएस यूनिट के अनुसार। तो यहाँ पर केजी के जगह हम लोग ग्राम रखेंगे, यहाँ सेंटीमीटर रखेंगे, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग अर्ग बोलेंगे। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए, जब बल तथा विस्थापन किसी वस्तु की एक ही दिशा में हो तो उसको धनात्मक बोलते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में होगा, क्योंकि 0 से 90 तक, ठीक है, कार्य में क्या होता था, एफएस, कार्य बराबर एफएस इंटू कोस थीटा। तो थीटा का मान इन दोनों के बीच रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ से बढ़ेगा, मान रहे हैं कोई दिया हुआ है, तो फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ भागा, इधर भागा, तो 180 तक ही भाग सकता है। चलिए, तो 90 से 180 जो होता है वहाँ पे वैल्यू इसका नेगेटिव आ जाता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ऋणात्मक है। जब विपरीत दिशा में हो तो, विपरीत दिशा करने का मतलब क्या, 180 डिग्री। जैसे हम लोग फोर्स इधर लगा रहे हैं तो जा कहाँ रहा है, इधर, और थीटा क्या था, थीटा जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसका, और विस्थापन हो रहा है उसके बीच की दूरी, तो इस बीच की दूरी तो 180 हो गया। और 180 जो होता है
उसका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव में 1 होता है, -1 होता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या 0, जब कोई बोलता है कि एक लंबवत चले, लंबवत, जैसे कुली ने प्लेटफॉर्म पे बोझ, सर पे अपना बोझ लिया, बोझ मतलब लगेज जो भी था पैसेंजर का वो लिया और चलते हुए इतना मीटर चला। तो यहाँ बोलेगा क्या कि कुली ने क्या कार्य किया, तो कुली द्वारा किया गया कार्य क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, लेकिन किधर में भार किधर लग रहा था, इधर, ऊपर से नीचे की ओर भार लग रहा था, लेकिन चल किधर में रहा, बॉडी इधर में भाग रहा, इसके सर पे है लेकिन इधर भाग रहा, अब बोझ किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो इन दोनों के बीच कितना आ गया, 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और 0 ऐसी संख्या है जिसको किसी से भाग दे तो 0 ही आता है। ठीक है, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है क्या, कि कुली ने सर पे लिया और चला, तो क्या उसके द्वारा कार्य किया गया 0। चलिए ये तो हो गया। दूसरा केस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन भी 0 हो जाएगा तो और 0 होगा, जैसे सर्कुलर मोशन में होता है, बॉडी जहाँ से चलता है वहीं वापस आ जाता है, तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो गया, 0। विस्थापन किसको कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, तो दोनों बिंदु एक ही है, तो यहाँ पे 0, तो 0 कोई सी संख्या से भाग देंगे तो 0, उस केस में भी किया गया कार्य 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, बोलता है प्रकाश वर्ष बराबर है, एक प्रकाश वर्ष बराबर है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक ईयर में प्रकाश यानी लाइट जितने दूरी को तय करता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लाइट ईयर, मतलब प्रकाश वर्ष। इसका वैल्यू कितना होता है, 9.6 × 10⁻15 मीटर। आपको हमेशा याद कौन रखना है, मीटर। देखिए मीटर में होगा तो 10⁻15, और किलोमीटर में दिया रहेगा तो 10⁻12 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 जो है से पावर में कम जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि 15 तो होता है, लेकिन क्या होता, किस में होता है, मीटर में। तो यही आपको ऑप्शन से गड़बड़ाने की कोशिश करेगा। चलिए यहाँ पे क्या है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, ये भी दूरी नापने की इकाई है, मतलब बहुत अधिक दूरी को नापते हैं, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग नाप रहे हैं, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा दूरी है, तो इसको मापने के लिए हम लोग खगोलीय मात्रक का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य और बीच की दूरी जो होगा उसी को हम लोग खगोलीय मात्रक बोलते हैं। तो खगोलीय मात्रक क्या होता है, 1.49519, ठीक है, यहाँ पे 6 होता है, 10⁻11 मीटर। यहाँ पे याद रखना है क्या, 10⁻11 मीटर, 10⁻11 मीटर। ऑप्शन में इसी तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहे हैं, 10⁻11 मीटर। ठीक है, आपको याद रखना। चलिए अब होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1 पारसेक। मतलब कि 3.26 प्रकाश वर्ष होगा तो हम उसको बोलेंगे 1 पारसेक। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सा हो गया, पारसेक। पारसेक क्या है, 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, यानी प्रकाश वर्ष से बड़ा कौन है, पारसेक। और प्रकाश वर्ष किससे बड़ा है, खगोलीय मात्रक से, क्योंकि इसमें 11 ही होता है, उसमें क्या होता है 15 होता है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, पारसेक। चलिए एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर। कहता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई संपूर्ण लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी। जैसे मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ से जितने भी मैंने दूरी को तय किया, जितने भी दूरी को तय किया यहाँ से ऐसे ऐसे, तो ये जो पूरे दूरी की लंबाई, पूरा लंबाई जो हो गया ये पाथ का, उसी को हम लोग दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, प्रारंभिक बिंदु से यहाँ चले और यहाँ चले। अब हम यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्शन को देखेंगे, कहाँ, इनिशियल से फाइनल को देखेंगे, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। सदिश में क्या होता है,
वेलोसिटी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के साथ साथ दिशा या डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो वहाँ एक दिशा मिल गया क्या कि इनिशियल से फाइनल की ओर ताकेगा एक निश्चित दिशा में, जो दूरी हो गया उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, विस्थापन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। कहता है कि 750 वाट अंकित किसी विद्युत स्त्री मतलब औरत नहीं, स्त्री मतलब कौन सा, स्त्री मतलब जो हम लोग आयरन यूज़ करते हैं कपड़े को प्रेस करने के लिए, चलिए 220 वोल्ट तो प्रवाही धारा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमको जानना होगा क्या, कार्य किसके द्वारा कार्य, तो यहाँ पे करंट के द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रिक वर्क, विद्युत कार्य क्या होता है, विभवांतर इंटू विद्युत धारा इंटू टाइम। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, शक्ति का क्या होता है, कार्य बटा में समय। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्य है तो इसको समय से भाग देंगे तो टी से टी कट जाएगा तो VI, यानी कि क्या हो गया, पावर इजकल टू शक्ति इजकल टू क्या होगा V इंटू I। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या 750 है दिया हुआ है, यूनिट हम लोग चेक कर रहे हैं, इसका वाट है इसका वोल्ट है, कोई कन्फ्यूज़न कोई इसमें नहीं है। यहाँ पे किलो वोल्ट या किलो वाट रहता तो उसको हम लोग वाट में चेंज करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे वाट एंड वोल्ट में दिया है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए 750 रख दिए, इसमें वोल्ट की जगह पे 220 रख दिए, ये गुने में आ गया। चलिए अब हम लोग इसको क्या इस साइड भेज दे रहे हैं, इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा 750 बट्टा में 220, 10 से 10, 22 तिया 66। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 4 और 1, इसका आंसर कौन सा हो गया 3.41 एम्पियर। कि जब ये भी अपने यूनिट में है तो जो भी आएगा वो अपने यूनिट में आएगा, जैसे विद्युत धारा बोला था तो एम्पियर होगा, विद्युत धारा कैसा यूनिट एम्पियर होता है। चलिए ठीक है, विद्युत शक्ति क्या होगा, विभवांतर इंटू विद्युत धारा का गुणनफल। चलिए 1 किलोवाट, किलो जहाँ आ गया वहाँ 1000, तो किलो आ गया है तो 1000, यहाँ 1000 लिख देना, वाट है तो वाट। चलिए 1 किलोवाट घंटा हमने ऊपर ही बताया था 10⁶ जूल। किलोवाट घंटा किसका है यूनिट है, तो ये कार्य का है। वाट का मतलब वाट भी है और घंटा भी है, मतलब समय का यूनिट भी है, इसलिए इसको कार्य का यूनिट है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फेमस क्वेश्चन है सब। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है 746 वाट, 746 वाट। अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर, HP, कभी कभी HP भी आपको लिख देगा, सब मैंने आपको एक्सपीरियंस के आधार पे बता रखा है। चलिए वाट, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। चलिए इतना तो क्लियर होगा। हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। बोलता है कि जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक तो हम लोग जानते हैं क्या, जल का क्वथनांक दूसरा हो सकता है, लेकिन आपको दिमाग में चल रहा होगा क्या कि 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक किसके अकॉर्डिंग होता है, प्रेशर के अनुसार, माने कि समुद्र लेयर पर जो वायुमंडलीय प्रेशर है उसके आधार पे होता है। जब प्रेशर मेरा वायुमंडलीय बार 1 बार है तब जो होगा बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक जो होगा से 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक गिरेगा, क्या गिरेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब कम जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे TB घट जाएगा, गैस लूसक लॉ के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर घट गया, यानी प्रेशर घटा तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक घट गया। तो प्रेशर कहाँ घटता है, प्रेशर जब हम लोग पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे पहाड़ों पे प्रेशर कम जाता है, वायुमंडलीय दाब कम जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो क्वथनांक कम हो जाएगा, मतलब 100 डिग्री से सेल्सियस से कम पर ही वहाँ उबलेगा तो खाना बनाने में क्या होगा, देरी होगा। वही दूसरे जस्ट अपोजिट क्या होता है, प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका बढ़ गया, मतलब कि ये जो है बहुत जल्दी खाना पक जाएगा। ठीक है,
तो खाना पकाने में यहाँ दिक्कत नहीं होगा प्रेशर कुकर में, लेकिन पहाड़ी इलाकों में दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम जाता है। सारे ये सब फेमस क्वेश्चन है। चलिए, अशुद्धियाँ मिलाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर भी क्या होता है? बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाइए चाहे दाब बढ़ाइए, आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा। मैंने बोला ना कि गैस लूसा के अनुसार क्या होता है? दाब बढ़ता है तो टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट बोले तो क्वथनांक, यानी कि दाब बढ़ाने पे क्वथनांक बढ़ जाता है, अशुद्धियाँ मिलाने पे क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रक्रिया द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। तो कैसे तेल, पेट्रोलियम, इस सबसे हम लोग पेट्रोल डीजल ये सब निकालते थे। उसी तरह देखिए यहाँ पे है, क्या है क्वेश्चन? कच्चे तेल से बोला है कि गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। तो ये किस विधि द्वारा निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है प्रभाजी अवसान विधि द्वारा। अच्छा, वाष्पीकरण विधि द्वारा क्या निकाला जाता है? तो समुद्र के पानी से जो है उसको नमक निकाला जाता है, लेकिन उसको डायरेक्ट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, उसका फिर शोधन होता है, अच्छा से प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो वाष्पीकरण हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? वहाँ समुद्र से आयोडीन यानी नमक को निकालने के लिए। चलिए, फिल्ट्रेशन कहाँ यूज़ करेंगे? फिल्ट्रेशन इस तरह का मिक्सर रहेगा जहाँ पे कोई सोल्यूशन है जिसमें क्या होता है, दोनों अलग अलग साइज के हो, तो एक छना जाएगा और दूसरा गिर जाएगा, एक छना जाएगा दूसरा गिर जाएगा। जैसे हम लोग रबी की फसलों को चना सरसों ये सब होता है, तो सरसों छोटे आकार के होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, चना ऊपर रह जाता है। चलिए, अब क्या लास्ट आज का 20वां क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? वो है हरे फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए। प्राकृतिक रूप से कहने का मतलब क्या है? कि वो पेड़ में ही पक जाए। जैसे आम को लेते हैं, तो आम जो है से हम चाहते हैं कहाँ पक जाए? पेड़ पर ही पक जाए। तो पेड़ पे किसके कारण पकेगा? क्या है कि पकेगा उसके अंदर? तो उसमें जो है से एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग एथिलीन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फल पकाने वाला हार्मोन बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है प्राकृतिक रूप से पकाने के काम आता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। प्राकृतिक रूप से एथिलीन क्या होता है? पेड़ में ही होता है एक हार्मोन एथिलीन। ठीक है, अच्छा, अब बोलेगा क्या? कृत्रिम रूप से, जैसे कि पेड़ में था, पेड़ से तोड़ लिए, पेड़ से तोड़कर हम लोग क्या लिए? एक स्टोरेज स्पेस में हम लोग क्या इसको पकाना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? कृत्रिम रूप से मतलब आर्टिफिशियल रूप से, टेक्नोलॉजी सबका यूज़ करके, केमिकल का यूज़ करके उसको बोलते हैं आर्टिफिशियली। तो आर्टिफिशियली करने के लिए हम लोग एसिटिलीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एसिटिलीन का प्रयोग करेंगे कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। तो आज का ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखिएगा। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा। मैंने सारे क्वेश्चन को डाउट क्लियर करने की कोशिश की और लगभग उससे रिलेटेड जितने भी बन रहे थे मैंने की। तो यहाँ पे लिंक उस प्रोवाइड किए हैं, यहाँ से आप PDF से डायरेक्ट जा सकते हैं। कहाँ? चैनल पे। चलिए, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हच स्टडी आप सर्च मारिए टेलीग्राम पे जाके, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, आपके लिए एक छोटा सा, जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमेशा ट्राई करना चाहिए। आपका नंबर कब लक साथ दे दे, आप कब विजयी हो जाए, ये लक को भी मालूम नहीं है। लक को भी मालूम नहीं है कि आपका लक कब आएगा। इसलिए जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी मत मानिए। ठीक है, जिंदगी संघर्ष का ही दूसरा नाम है। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक सबको पता कैसे चलेगा और कुछ आप बड़ा कैसे कर पाएंगे। चलिए ठीक है, आप हमसे एक वादा करिए, इस PDF को आप अपने स्टूडेंट दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करें। चलिए, हच स्टडी आपको हमेशा सेव करने के लिए तत्पर है। आप कभी भी सवाल बेहिचक पूछ सकते हैं, चाहे वो WhatsApp ग्रुप हो, चाहे फिर टेलीग्राम ग्रुप हो। ठीक है, या आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर इस सवाल को लेकर, पढ़ाने के तरीकों को लेकर आपको कोई डाउट है या फिर कोई सवाल का डाउट है, तो आप
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 10 ही क्वेश्चन बना और उसको अच्छे से विश्लेषण करें, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जा रहा है जो एडिट करने में संभव नहीं हो पा रहा है मोबाइल फ़ोन से। ठीक है, तो ट्राई करते हैं कल से इसको और बेटर बनाने के लिए। आप इस PDF को शेयर करते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।